मैं आपको जरा सा थोड़ी सी देर के लिए, जिसको मैं 6 महीने से रो रहा हूं कि इस मुल्क को यूक्रेन बनाया जा रहा है, 6 महीने से मैं लिख रहा हूं। 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था और उन्होंने बकायदा उस वक्त जो रशिया का प्रो रशिया था ना, विक्टर याकोविच, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी। मैं आपको बताऊं, गार्डियन ने जब वो मूवमेंट कामयाब हुई ऑरेंज रेवोल्यूशन की, तो गार्डियन ने बताया कौन कौन से लोग उनको फंड देते थे। ये आप मैं जरा बताऊं। नंबर 1, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट उनको फंड देता था, यूएस एड उनको फंड देता था। उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल अफेयर ये फंड देता था। उसके बाद रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट फंड देता था। उसके बाद फ्रीडम हाउस फंड देता था। उसके बाद एंडोवमेंट फंड फॉर द डेमोक्रेसी फंड देता था। और ये पूरे का पूरा फंडिंग वहां हुई, उनको पैसे दिए गए, उनको खड़ा किया गया और वो उसको उतारा गया। फिर रूस उसमें आ गया। रूस उस कश्मकश में आके उसने अपना बंदा लेके आया, वो विक्टर याकोविच को दोबारा, क्योंकि ये लेस चेनेको को लेके आए थे और 2010 में वो इलेक्ट हो गया। इन्होंने फिर पूरे के पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा किया। उसके खिलाफ एतमाद नहीं ला सकते थे, इन्होंने जलसे करने शुरू हुए। एम्बेसडर पहले मिलना शुरू हुए तमाम लोगों के साथ, अपोजिशन लीडरों के साथ, उनको वहां लेके आए, कीव शहर में खड़ा किया। एम्बेसडर उनके जलसों में जाते थे। उधर से रूस वालों ने भी सामने आ गए, जैसे इमरान खान और ये आ रहे हैं। अब ये दोनों मुकाबले में आए, तकरीबन 100 के करीब बंदे मरे, 150 के करीब लोग जो थे वो मिसिंग पर्सन हुए, 20,000 लोग जख्मी हुए और आखिर में उसने कहा जी मेरा इस्तीफा लो, मैं मजीद खून नहीं देना देख सकता, वो भाग गया। बेसिकली यह जो सलूशन दिया जा रहा है इमरान खान को, यह क्रीमिया वाला सलूशन है। लेकिन मसला सारा यह है कि मैं कल भी कहा था उस्मान साहब, ये जब मैदान सजेगा तो ये पाकिस्तान क्रीमिया नहीं है, पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की दुश्मनदारी बन चुकी हुई है, ये 100-150 बंदों के खून से जो ही नहीं बुझती ये प्यास इन लोगों की। ये बहुत कमाल के लोग हैं। ये तो पूरा के पूरा 30-30 साल हजारों बंदे कराची में भून देते हैं, इनकी प्यास नहीं बुझती। ये ऊपर से लेकर नीचे तक शिया सुन्नी में भून देते हैं, इनकी प्यास नहीं बुझती। ये बहुत बुरा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। इस हालात को संभालने वाला कोई नजर आता है आपको? और ये साहब संभालने वाला को नजर आता है? इंटरवीन कौन करे कि तसादम के जानिब हालात ना बढ़े? जब अगर देखें, पहली बात है तो मसला यह है कि सारे खुश हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। अब देखें मेरी बात, तसादम किसके फायदे में है? तसादम किसके फायदे में है? यही तो अगर वो कल आएंगे, अगर देखें मैं बताऊं, ज़ियाउल हक से शानदार तरीके से इंटरवीन और पॉसिबल तरीके से इंटरवीन करने कोई नहीं आया था। पाकिस्तान को अपने खून में लाए हुए देखा था। और आपको याद है कि भुट्टो जो है उसको 12 मुल्कों में चला गया था, रूस वगैरह के दौरा करके आया था। उसने कहा कि 15-16 हजार बंदे मार दो, हम देख लेंगे। और ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी हुई थी। लेकिन ज़ियाउल हक को गाली पड़ती है। वो कहता है हम क्यों गाली खाएं? ये मुल्क जो है, इसको अगर इंटरवीन करो, इस मुल्क के अंदर अगर लोगों को खून खराबे से बचाओ, तो इस मुल्क को इंसान की जान नहीं, जमहूरियत अजीज है। इस मुल्क को आग लगना अजीज नहीं, जमहूरियत अजीज है। इनको जमहूरियत, इनको कुरान और हदीस से ऊपर की चीज है। मौलाना फजल रहमान के लिए भी जमहूरियत बहुत बड़ी चीज है। मौलाना फजल रहमान को कहो इस्लामी निजाम नाफज करना है, जमहूरियत को कहे नहीं, जमहूरियत नाफज करनी है। और यही मसला सर उस्मान साहब, ये सारे के सारे मिल के इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुस्तकिल डिस्टेबलाइज हो। देखिए याद रखें, यूक्रेन के बारे में अमेरिका की पॉलिसी ये है उसको परमन रखा जाए और वो हमारा साथी हो। पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी ये है कि इसको डिस्टेबलाइज रखा जाए, यहां को मुस्तकम गवर्नमेंट ना हो, यहां को इकोनॉमिक सूरत बेहतर ना हो। और क्यों? इसलिए कि चीन का जो रास्ता है सी पैक का, वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत खतरनाक सूरत हाल है, शदीद किस्म की। क्योंकि जाहिर बात है मौलाना फजल रहमान के लोग जाहिर बात है कहां से चलेंगे? केपीके से चलेंगे, वहां से चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का मामला बिल्कुल वही है कि जैसे किसी मोहल्ले के मस्जिद में मौलवी की को निकाल देते हैं कमेटी, तो अपने सारे मसलक वालों को बुला देता है। देवबंद हो तो देवबंदियों को बुलाता है, बरेली हो तो बरेलियों को बुलाता है, शिया हो तो शियों को बुला लेता है। और वो अपनी दोबारा कब्जा करना चाहते हैं। उनकी मस्जिद जो छिनी है, जिसको वो कहते हैं, उसके लिए अपने मसलक के लोग आते हैं। उनका इस्लामाबाद के धरने के अंदर कोई कॉमन मैन नहीं था। और ये सब गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो आदम एतमाद की अगर नौबत आती है, अभी यहाँ पे भी फ्रैंक बर्ट्स उन्होंने कहीं पॉइंट दे दिया
कि अगर नौबत आती है तो जिसने वोट देना है वो यहाँ से गुजर के जाएगा और उसके बाद फिर वोट देने के बाद फिर यहाँ से गुजर के जाएगा। उसके जवाब में कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कॉल दे दी पीडीएम के कारकुनों को कि वो इस्लामाबाद पहुंचे, और आज फवाद चौधरी साहब ने फिर अपोजिशन को एक चैलेंज दिया कि जिस तरह इमरान खान साहब लाखों लोगों के जलसों से खिताब कर रहे हैं, आप भी बाहर निकलें और जलसे करें। तो ये किस जानिब जा रहे हैं हालात, और कोई संभालने वाला है या नहीं है कि कोई रोक देगा कि खुदा के लिए बैठ जाओ यार, मुल्क कहाँ जा रहे हैं, हालात कहाँ हैं? कोई है ऐसी आवाज़ जो उठेगी? देखिए, सिचुएशन तो खासी फ्लूइड होती जा रही है, लेकिन जरा सा कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के मीडिया में एक लफ्ज बड़ा कॉमन था जिसे कहते हैं लोटे। और आपको याद होगा कि असेंबली में भी लोटे लहराए जाते थे, सब कुछ होता था। अब आज मुझे समझ नहीं आती कि ये 50-60 चैनल्स जो हैं, ये पीटीआई के उन अरकान को लोटा नहीं कह रहे कि जो वोट उसके खिलाफ देने जाएंगे। यानी बड़ी हैरानी की बात है, वो सारी अखलाकी इक़्तिदार, वो मॉरल वैल्यूज, वो पार्टी डिसिप्लिन, वो छोड़ के जाना बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। अब इमरान खान के क्राउड ने चैलेंज तो यही किया है कि उन्होंने किसी अपोजिशन के रकन को तो नहीं कहा कि मत जाओ वहां पर, कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के वहां जाएंगे उनका हम देखेंगे कि वो कैसे जाते हैं। वाबदार बात है, ये एक वोटर का एक हक भी है कि वो अपने उस बंदे का गिरबान जरूर थामे, बेशक उसके अंदर वो कोई मसला ना करे कि भाई तुम वोट लेके गए थे इमरान खान के नाम पे, तुम वोट लेके पीटीआई के झंडे पे गए थे, तुम कहां जा रहे हो? या तो अगर तुम में गैरत, इज्जत, हमीयत कोई चीज है तो पार्टी से इस्तीफा दो, इमरान खान की अक्सरियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। देखा ना, अगर ये सारे मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि वही कुछ किया जाए जो पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के अपने जो बागी कारकुन जो अराकीन थे उनके साथ किया था, लोटे लहराए थे, लोटे फेंकते थे, अभी किया ना उन लोटे। नहीं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में जब से अतम एतमाद की तहरीक आई है, एक चैनल ने भी ये बात नहीं की, सब उनको ज़मीर की आवाज की बातें कर रहे हैं। एक साफी ने ये बात नहीं की कि ये वो लोग हैं कि इनसे ज्यादा कोई बेजमीर हो ही नहीं सकता कि जो शख्स एक पार्टी की टिकट लेता है, वोट लेता है, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करता है, लोगों को उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर कायल करता है, लोग उसको वोट देते हैं और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, और वो असेंबली का रुकन भी रहता है। तो एक बात यह है, तो ये तो होगी उसूली बहस। उसूली बहस कोई नहीं करेगा पाकिस्तान में। मैंने देख लिया है कि मीडिया बजाते खुद बहुत बायस हो चुका हुआ है। मुझे एक साफी नजर आ जाता ना कि जो ये कह रहा होता कि भाई ये कौन लोग हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से कोई छोड़ के जाए, मैं देखता हूं कैसे नहीं कहेंगे। नून लीग से छोड़ के गए वो पीर साहब जो है शेखुपुरा वाले, उनके ऊपर लोटा लगा। लेकिन जहांगीर तरीन के सारे लोग जो हैं ये बहुत इज्जतदार लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहां से जहां आए हैं। तो एक बात तो यह, और मौलाना फजल रहमान को भी कम से कम जेब नहीं देता कि इतनी शानदार किस्म की मुतशर्रे किस्म की चेहरे के साथ वो इस तरह की गुफ्तगू करें। बहरहाल ओके, यह मेरा एक जाती तजर्बा था जो मैंने गुज़श्ता 10 दिन के जज्बात की सूरत हाल में देखा। और अगर कुछ 4 लोग भी कह रहे होते ना कि ये गलत कर रहे हैं तो मैं कभी ना बोलता। अब आते हैं ये सिचुएशन जो है बनी नहीं बनाई गई है, और इस सिचुएशन की सूरत हाल यह है कि मेरा तजजिया यह है, मेरा अंदाजा यह है कि दोनों के पास 172 नहीं है और दोनों मैदान के अंदर लड़ना चाहते हैं। अच्छा। और दोनों 172 पूरा नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि वो मैदान में आना चाहते हैं। अब 172 जो है वो पूरे करने अपोजिशन ने, लेकिन वो वहां पर 23 मार्च को आएगी।